हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। आज हम हिंदी के 30 टॉप 30 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, है ना? जो कि सीटेट जो 8 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है? तो चलिए आगे हम देख लेते हैं, क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन है भाषा की प्रकृति क्या है? यानी कि भाषा जो है, वो हमारी किस तरह की होती है ना? तो हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारी भाषा होती है वो गतिशील होती है ना? अब गतिशील होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? भाषा समय के अनुसार ठीक है ना? और समाज हो गया या आवश्यकता के अनुसार बदलती रहती है। इसमें नए शब्द जो होते हैं, है ना? नए शब्द जुड़ते रहते हैं, ठीक है? और पुराने शब्दों का प्रयोग भी धीरे-धीरे कम होता जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी भाषा होती है, भाषा स्थिर नहीं होती, वो हमेशा गतिशील होती है। अब अगर स्थिर नहीं होती है, तो वो सीमित भी नहीं होगी, है ना? इसलिए इस तरह से हम कह सकते हैं कि भाषा हमारी गतिशील होती है। अब हम आगे चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर, क्या बोलता है? भाषा का विकास मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है ना? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? आनुवांशिकता, सामाजिक अंतःक्रिया, अभ्यास, स्मरण। यानी भाषा का विकास जो है वो किस पर आधारित होता है? तो मुख्यतः हम देख सकते हैं कि वह सामाजिक अंतःक्रिया पर आधारित होता है। यानी कि भाषा का विकास समाज में लोगों के बीच बातचीत करने से, ठीक है ना? उनके बीच संपर्क यानी कि बढ़ाने से ही होता है, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि हम जो है तो किसी एक स्थान पे रह रहे हैं, है ना? और हम किसी दूसरे स्थान पर जाकर के यानी किसी एक पर्टिकुलर स्थान पे रह रहे हैं, वहाँ की भाषा, बोली भाषा हमको आती है। अब वहाँ से हम क्या करते हैं, किसी दूसरी जगह जाकर के रहने लगते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर हम जिस तरह की भाषा बोलेंगे, है ना? तो हमारा जो हमारे आस-पास के लोग होंगे, धीरे-धीरे हमारी भाषा को एडॉप्ट करने लगते हैं, ठीक है? या तो फिर हम उनकी भाषा भाषा को एडॉप्ट करने लगते हैं। तो इस तरह से देखा जाए, तो भाषा का विकास जो होता है, वो सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा होता है, ठीक है? यानी जो बच्चा होता है, बच्चा समाज में ही रह कर के भाषाओं को सीखता है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। भाषा को अर्जित व्यवहार क्यों कहा जाता है? अब देखिए भाषा को अर्जित व्यवहार क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भाषा होती है ना? वो समाज के अनुसार यानी समाज के वातावरण में रह कर के ही सीखना पड़ता है, ठीक है? वह जन्मजात नहीं होती, ऐसा नहीं है। अगर जो कोई बच्चा है तो वह जन्म से ही नहीं सीख लेता है ना? कि उसके आस-पास अगर कोई सब कोई शांत रहें, है ना? तो वो जन्मजात होकर के अपनी भाषा को अर्जित नहीं कर सकता। है ना? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्योंकि वह सामाजिक वातावरण से सीखी जाती है। हाँ, ये हमारा सही है क्योंकि अगर हम अपने परिवेश में रह कर के खड़ी बोली का उपयोग कर रहे हैं तो बच्चा जो है खड़ी बोली का ही उपयोग करेगा, ठीक है? अगर उसका समाज जो है किसी भी किसी भी बच्चे का समाज यानी आस-पास का जो परिवेश होगा, अगर वहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है तो बच्चा भी इंग्लिश में ही बात करेगा, ठीक है? अगर देसी भाषा बोली जाती है यानी कि बघेली भाषा बोली जाती है तो बच्चा अपने समाज में रह कर के बघेली भाषा ही सीखेगा। तो इस तरह से हम कहते हैं भाषा जो है तो अर्जित की जाती है यानी समाज में रह कर के उसका अर्जन होता है, ठीक है? तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है? भाषा की बहुभाषी प्रकृति का अर्थ क्या है? अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? भाषा जो है बहुभाषी का मतलब होता है जिसमें अनेक भाषाओं का जुड़ाव होना, ठीक है? तो बहुभाषी का मतलब क्या हो गया? कई सारी भाषाएँ एकत्रित हो जाती हैं, है ना? तो उसे हम बहुभाषी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीधा-सीधा दिख रहा है कई भाषाओं से जुड़ाव, है ना? यानी कि हमारा कई भाषाओं से जब जुड़ाव हो जाता है तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं उसको बहुभाषी प्रकृति कहते हैं, ठीक है? 5th नंबर में क्या बोल रहा है? भाषा और चिंतन के बीच क्या संबंध है? ठीक है? तो यहाँ पर हम देखते हैं भाषा और चिंतन के बीच में भाषा चिंतन का एक माध्यम है।
यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य पहले सोचता है और फिर उस सोच को भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है, ठीक है ना? पहले आपके दिमाग में विचार आता है, ठीक है? और उसको उस विचार को जब आप सामने वाले के पास जाएँगे और उसे व्यक्त करना चाहेंगे, तो उस समय आपको भाषा की आवश्यकता होगी। यानी आपके मन में जो भी चिंतन है, यानी जो भी चिंता है या जो भी बातें हैं, तो उसको व्यक्त करने के लिए आपको भाषा की आवश्यकता पड़ेगी, है ना? इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा जो है वो चिंतन का एक माध्यम है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। भाषा विज्ञान का संबंध किससे है ना? तो अब भाषा विज्ञान का संबंध हमारा वैज्ञानिक अध्ययन से है। अब ये इसका क्या जो है तो लॉजिक हो सकता है, भाषा विज्ञान में भाषा की ध्वनि, शब्द, अर्थ और वाक्य रचना का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है ना? अगर हम जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, क और ख की ध्वनि, है ना? उसका अध्ययन, वो शब्द कैसे बने, उसका विश्लेषण करते हैं या उसके बारे में समझते हैं। ठीक है? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भाषा विज्ञान जो है ना? तो उसके वैज्ञानिक अध्ययन से जुड़ा होता है। ठीक है? तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी नंबर। व्याकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? व्याकरण का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? तो व्याकरण का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? सही भाषा प्रयोग पर बल देना। यानी व्याकरण में हम देखते हैं कि भई संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है ना? और सर्वनाम किसे कहते हैं? यानी कि हमें हमें अगर कोई शब्द बनाना है, ठीक है? तो उसका क्या अर्थ होना चाहिए? यानी शब्द की जैसे परिभाषा क्या होती है कि 2 या 2 से अधिक जब वर्ण मिला कर के एक सार्थक उच्चारण होता है ना? तो उसे हम शब्द कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि व्याकरण इसलिए ज़रूरी है ताकि हम सही भाषा का प्रयोग कर सकें, ठीक है? यानी अगर हम एक शब्द यहाँ पर एक वाक्य बनाएँ, अब वाक्य में क्या बनाते हैं? वाक्य में हम ये बनाते हैं कि वह किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक है? या तो फिर मैं यहाँ जा रहा है ना? तो अगर इस तरह से शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो इसमें क्या है, उच्चारण सही ढंग से नहीं हो रहा है या कहने का मतलब ये है कि जो हमने वाक्य बनाया है, उस वाक्य से हम समझ नहीं पाते हैं कि उसका अर्थ क्या निकल रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, है ना? तो इसका एक अर्थ निकलता है कि हाँ, मैं एक किताब अभी पढ़ रहा हूँ, ठीक है? तो वहाँ पे हम देखते हैं कि संज्ञा के अनुसार, है ना? जो शब्द प्रयोग होते हैं, उनके अनुसार हमें जो है तो एक समझ प्रकट होती है या तो फिर हम समझ पाते हैं कि किस बारे में बात हो रही है, ठीक है? तो हम सही भाषा का प्रयोग करने पर बल देना व्याकरण का मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है शब्दों की संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी जब शब्दों की संरचना को हम पढ़ते हैं, है ना? तो उसे हम या उसकी संरचना का अध्ययन का शब्दों की संरचना का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? रूप विज्ञान कहते हैं, ठीक है ना? अब रूप विज्ञान का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे शब्दों को बनाने की प्रक्रिया हो गई, उनके रूपों का अध्ययन हो गया, ठीक है ना? तो ये सब किसमें आते हैं? रूप विज्ञान में आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? है ना? यहाँ पे लड़का, लड़के, लड़कों, ठीक है ना? तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं कि भई एकवचन की बात हो रही है ना? बहुवचन की बात हो रही है, ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम रूप का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना? कि यह कौन से रूप में है, एकवचन में है कि द्विवचन में है कि बहुवचन में है, इस तरीके से, है ना? तो शब्दों की संरचना का अध्ययन हम रूप विज्ञान में करते हैं, ठीक है? वाक्य रचना के अध्ययन को क्या कहते हैं? अब अगर हम बात करें वाक्य रचना, है ना? तो वाक्य रचना को हम क्या कहते हैं? तो सीधे ही हम क्या कहेंगे? वाक्य विन्यास कहेंगे, ठीक है ना? इसमें हम वाक्य बनाते हैं, ठीक है? अब इसमें भी हम क्या करते हैं? वाक्य विन्यास में हम क्या सीखते हैं? वाक्य विन्यास में हम सीखते हैं कि व्याकरण का प्रयोग करके, है ना?
व्याकरण का प्रयोग करके हम किस तरीके से वाक्य बना सकते हैं, इसका अध्ययन करने के लिए हमें वाक्य विन्यास को समझना होगा या वाक्य विन्यास का अध्ययन करना होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शब्दों के अर्थ के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अब शब्दों का अर्थ हमें अगर जानना हो, ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे? शब्दों के अर्थ के अध्ययन को क्या कहते हैं, है ना? तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? इसको अर्थ विज्ञान कहेंगे। ठीक है, चलिए 11वें नंबर पे चलते हैं। भाषा के सामाजिक प्रयोग का अध्ययन किसमें किया जाता है? क्या बोल रहा है? भाषा के सामाजिक प्रयोग का अध्ययन। ठीक है, तो भाषा के सामाजिक प्रयोग का अध्ययन प्रायोगिक भाषा विज्ञान में किया जाता है। अभी हमने देखा कि भाई अर्थ विज्ञान किसके लिए है? अर्थ विज्ञान तो शब्दों का अर्थ जानने के लिए, है ना? रूप विज्ञान जो है वो शब्दों की संरचना के लिए हो जाएगा। वाक्य विन्यास जो है वो वाक्य की संरचना के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो जो भाषा में के सामाजिक प्रयोग का यहाँ पे अध्ययन किया जाता है, तो वो प्रायोगिक भाषा विज्ञान में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या दे रहा है? कोड स्विचिंग का अर्थ है। अब कोड स्विचिंग का मतलब क्या होता है? दो भाषाओं को मिलाना, है ना? कोड स्विचिंग का अर्थ होता है दो भाषाओं को मिलाना। तो एक ही वाक्य या बातचीत में दो भाषाओं का प्रयोग करना क्या कहलाता है? कोड स्विचिंग कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला आज क्लास में टेस्ट है। अब इसमें क्या है? हिंदी प्लस इंग्लिश। ठीक है, दोनों को हमने शामिल कर लिया, यानी कि आज क्लास में टेस्ट है। इसमें जो है हिंदी भी आ रही है, इसमें इंग्लिश भी आ रही है। इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं, यानी हमने दो भाषाओं को आपस में मिला दिया, है ना? तो उसे हम क्या कहेंगे? कोड स्विचिंग कहेंगे। ठीक है, चलिए आज मैं होमवर्क करूँगा किसका उदाहरण है? अब अभी हमने जो है तो इसके बारे में समझा, है ना? अभी हमने जो है तो इसके बारे में पढ़ा कि उसे क्या कहेंगे हम? कोड मिक्सिंग कहेंगे, यानी दो कोड को यानी दो भाषाओं को आपस में मिला दिया गया। ठीक है, मिक्स कर दिया गया। चलिए आगे चलते हैं। भाषा को पहचान का माध्यम क्यों कहा जाता है? अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? भाषा को पहचान का माध्यम क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो भाषा जो है वो समाज और व्यक्ति की पहचान को बताता है। यानी कि अगर हम बात करें तो कई सारे वाक्य बनाए जा सकते हैं, है ना? इसमें जो है कई सारे वाक्य बनाए जा सकते हैं। भाषा से व्यक्ति की सामाजिक, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय पहचान भी स्पष्ट होती है। यानी कि अगर हम बात करें, जैसे अगर कोई व्यक्ति है जैसे भोजपुरी बोल रहा है ना? तो भोजपुरी बोलने वालों के लिए जो है तो एक अलग, जैसे हम जानते हैं कि भाई भोजपुरी जो है तो वो बिहारी लोगों का बोलना हो गया, ठीक है ना? अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी शैक्षणिक पहचान है। अगर कोई अंग्रेजी बोल रहा है तो हम ये सोचते हैं कि भाई वो काफ़ी पढ़ा लिखा है, ठीक है? अच्छे समाज में रह रहा है। इस तरीके से अगर कोई जो है तो हिंदी बोलता है, यानी अपने क्षेत्रीय भाषा बोलता है ना? तो हम जानते हैं कि भाई वो अपने समाज से बिलॉन्ग करता होगा। यानी जैसे हम अगर बघेली बात करें तो बघेली जो है तो हमारे सीधी में बोली जाती है, ठीक है? तो इस तरीके से हम भाषा जो होती है हमारी पहचान का माध्यम होती है, यानी हमारे समाज और व्यक्ति की पहचान को वो ये बताती है, ठीक है? तो हमारा बी नंबर आंसर। भाषा को रचनात्मक क्यों कहा जाता है? अब देखिए भाषा को रचनात्मक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें नए-नए शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना? कई सारे शब्द जो है तो यहाँ पे कई सारे वाक्य आपस में मिला कर के बनाए जा सकते हैं। इसलिए भाषा को रचनात्मक कहा जाता है। ठीक है? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए आगे चलते हैं। बच्चे भाषा सबसे पहले कहाँ से सीखते हैं? तो बच्चे भाषा सबसे पहले कहाँ से सीखेंगे? अपने परिवार से, है ना? सबसे पहले कहाँ से सीखते हैं वो? अपने परिवार से। पहले अपने परिवार से सीखते हैं,
ठीक है? अपने मम्मी-पापा से सीखते हैं, ठीक है? इसके बाद वो क्या करते हैं, विद्यालय जाते हैं, ठीक है ना? विद्यालय से सीखते हैं, विद्यालय पुस्तकों से सीखेंगे, भाषाओं को सीखेंगे, इसके बाद फिर वो समाज में रहना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से क्रमबद्ध रूप से वो भाषाओं को सीखते हैं, है ना? जैसे-जैसे परिपक्व होते जाते हैं, तो उसी तरीके से वो अपने वो अपने भाषा में परिवर्तन ले आते हैं, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं, मातृभाषा का महत्व क्या है? तो मातृभाषा का महत्व जो है, वो प्रारंभिक शिक्षा पाने के लिए मातृभाषा का उपयोग किया जा सकता है। यानी कि प्रारंभिक सीख के लिए, ठीक है? सबसे पहले जो बच्चा होता है, वो अगर उसकी प्रारंभिक स्थिति यानी सबसे पहले वो जैसे जन्म लेता है, ठीक है ना? इसके बाद वो शैशवावस्था में होगा, एंड तो वो क्या करेगा, वो अपनी मातृभाषा ही बोलेगा, ठीक है? जैसा कि उसके मम्मी-पापा बात करेंगे आपस में, है ना? वो उन्हीं बातों को अनुकरण करेगा, है ना? और उन्हें अर्जित करेगा और उसी तरह की भाषा का प्रयोग करेगा, ठीक है? तो जो मातृभाषा होती है, मात अगर उनके मम्मी-पापा मातृभाषा में बात कर रहे हैं, है ना? तो वो उन्हीं चीज़ों को सीखेगा या उसी तरह से बात करेगा, ठीक है? तो मातृभाषा जो होती है, वो प्रारंभिक भाषा यानी सीखने के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है? भाषा अधिगम की प्रक्रिया होती है। अब भाषा अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है? प्राकृतिक होती है, ठीक है ना? भाषा सीखना स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह बिना किसी विशेष प्रशिक्षण के ही हो जाती है। यानी भाषा अधिगम का मतलब ये हो गया कि लर्निंग, अधिगम का मतलब क्या होता है? लर्निंग, ठीक है ना? तो भाषा को सीखना, है ना? यह क्या है? ये प्राथमिक यानी नेचुरल प्रक्रिया है ये, ठीक है? प्राकृतिक प्रक्रिया है, ठीक है? इसके लिए जो है तो किसी भी चीज़ की पढ़ाई नहीं करनी होती है। बच्चा शुरू से ही चीज़ों को सीखने लगता है या उसे अर्जित करने लगता है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। बच्चों में भाषा विकास की गति कैसे होती है? तो बच्चों में जो भाषा विकास की गति होती है, वो कैसी होती है? भिन्न-भिन्न होती है। अब भिन्न-भिन्न का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर हर बच्चे का विकास एक समान रूप से नहीं होता है ना? किसी का मस्तिष्क जो है वो यानी अच्छी चीज़ों को या सही चीज़ों को बड़ी जल्दी अडॉप्ट कर लेता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बुरी चीज़ों को जल्दी अडॉप्ट कर पाते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो बच्चों में विकास होता है ना? वो भिन्न-भिन्न तरीके से हो सकता है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। सुनना भाषा का कौन-सा कौशल है? है ना? सुनना और पढ़ना ये जो है, ये ग्रहणशील कौशल है। यानी अगर कोई शिक्षक बोल रहा है ना? तो विद्यार्थी ध्यान से सुन रहा है। यानी अगर शिक्षक बोल रहा है तो बच्चा क्या करता है? ध्यान से सुनता है यानी उस चीज़ को वो क्या करता है? ग्रहण करता है। तो सुनना जो है, सुनना भाषा का एक ग्रहणशील कौशल है। ठीक है? चलिए बोलना भाषा का कौन-सा कौशल है? अब बोलना का मतलब क्या होता है? जब हम बोलते हैं तो नए शब्द जो है तो निकलते हैं, हमारे मुँह से शब्द निकलते हैं यानी उत्पाद होता है ना? यानी चीज़ें जैसे चीज़ों को बनाना जो है तो क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। यानी जब हम बोलते हैं, बोलने में व्यक्ति अपने विचार स्वयं उत्पन्न करके, है ना? व्यक्त करता है, इसलिए यह उत्पाद कौशल कहलाता है। ठीक है? जैसे कि हम कोई चीज़ बोल करके अगर हम उत्तर देते हैं, है ना? तो वो उत्पादक कहलाएगा। चलिए, आगे चलते हैं। पढ़ना किस प्रकार का कौशल है ना? पढ़ना किस प्रकार का कौशल है? तो अभी जैसे हमने सुनना, पढ़ना, ये ग्रहणशील कौशल है, ठीक है ना? तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? बी नंबर। लिखना किस प्रकार का कौशल है? तो लिखना क्या हो जाएगा? उत्पादक हो जाएगा। जैसे अभी हमने क्या देखा कि बोलना, बोलना अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लिखना। ये दोनों क्या हो जाएँगे? उत्पादक हो जाएँगे। है ना? उत्पादक कौशल।
ठीक है? उत्पादक कौशल इसलिए हो जाएँगे क्योंकि हम लिख कर के क्या करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, ठीक है? इसलिए ये जो लिखना है वो हमारा क्या हो जाएगा, उत्पादक कौशल हो जाएगा। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही और प्रभावी संप्रेषण, ठीक है ना? यानी भाषा शिक्षण का लक्ष्य यह है कि विद्यार्थी अपनी बात स्पष्ट और प्रभावी ढंग से कह सके, ठीक है? तो हमारा सही आंसर क्या हो गया यहाँ पे? बी नंबर। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ है। अब बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ क्या होता है? बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ है छात्र की आवश्यकता पर आधारित। बाल केंद्रित, अब आप इसमें समझ सकते हैं कि इस पद्धति में शिक्षा बच्चे की रुचि यानी बच्चा किस चीज़ को पसंद करता है, बच्चे की क्षमता यानी वह कितना ग्रहण कर सकता है और आवश्यकता के अनुसार ही दी जाती है। यानी अगर कोई बच्चा क्या है, कमज़ोर है, तो उसे सरल भाषा में या तो फिर उसकी भाषा में, है ना, पढ़ाना ही क्या कहलाता है? बाल केंद्रित कहलाता है। यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक बार में ही अगर बोल दिया जाए या समझा दिया जाए, तो वो बड़ी आसानी से उन चीज़ों को ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है? लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको वह चीज़ बार-बार बताई जाती है ना? लेकिन फिर भी नहीं समझ पाते हैं वो। इसलिए उन्हें और भी सरल भाषा में व्यक्त करना पड़ता है, ठीक है? तो जितनी सरल भाषा में उनको व्यक्त करने की आवश्यकता हो, है ना? तो वो उस तरह की शिक्षा जो होती है बाल केंद्रित शिक्षण व्यवस्था कहलाती है, यानी छात्र की आवश्यकता पर आधारित होती है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ पे क्या लिखा है? भाषा शिक्षण में खेलों का महत्व क्यों है? अब जैसे क्या होता है, बच्चे काफ़ी जो बच्चे होते हैं वो खेल जब कोई चीज़ खेलते हैं तो वो बड़ी जल्दी ग्रहण करते हैं, है ना? उन चीज़ों को बड़ी जल्दी सीखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर भाषा शिक्षण में खेलों का महत्व किस लिए होता है? ताकि बच्चे जो हैं वो खुशी-खुशी किसी भी चीज़ को सीख पाएँ, यानी उसके प्रति उनका जो रुझान है ज़्यादा हो सके। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रुचि बढ़ाने के लिए, यानी कि जब हम खेल-खेल में किसी चीज़ को पढ़ाएँगे या किसी चीज़ को समझाएँगे किसी बच्चे को, है ना? तो बच्चे बिना दबाव के उस चीज़ को सीख पाएँगे, है ना? बच्चे उस चीज़ को सीखने के लिए अपने आप को तत्पर यानी जिज्ञासु समझेंगे, ठीक है? यानी सीखना क्या है? रोचक बनाता है बच्चों को क्या है? खेल-खेल में किसी चीज़ को समझाना बच्चों के लिए जो है सही होता है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। कक्षा में संवाद का उद्देश्य क्या है? अब संवाद, संवाद का मतलब होता है बात करना, ठीक है? तो कक्षा में संवाद का उद्देश्य है क्या? भाषा अभ्यास कराना, है ना? भाषा अभ्यास कराना, अब जैसे यहाँ पे क्या हो सकता है देखिए, संवाद से विद्यार्थी बोलने, सुनने और समझने का अभ्यास करते हैं। यानी कि जब भाषा अभ्यास कराना होता है ना? तो इसमें बच्चा बोलता भी है, कुछ चीज़ों को सुनता भी है और उन चीज़ों को समझता भी है, ठीक है? तो इस तरीके से जैसे टीचर जो है स्टूडेंट से क्वेश्चन करेगा, ठीक है ना? तो बच्चा जो है उस चीज़ को बताएगा। अब अगर बच्चा अगर कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट टीचर से क्या करेगा? क्वेश्चन करेगा, तो उसमें टीचर आंसर देगा, ठीक है? तो इस तरीके से हम कक्षा में संवाद करके भाषा का अभ्यास कराते हैं, ठीक है? चलिए तो हमारा सही आंसर क्या है? थर्ड नंबर भाषा अभ्यास कराना। आगे क्या दिया हुआ है? भाषा शिक्षण में कविता का उपयोग क्यों किया जाता है? अब देखिए भाषा शिक्षण में कविता का उपयोग जो है वो भाषा की लय और सौंदर्य के लिए किया जाता है। यानी किसी भी चीज़ में जैसे कोई गाना ही हो गया, हम गाना हमको गाना अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वह एक लय में या एक सुर में गाया जाता है। ठीक है? उसी तरीके से भाषा शिक्षण में कविता का उपयोग भाषा की लय और सौंदर्य बनाए रखने के लिए, है ना? हम कविता का उपयोग करते हैं।
ठीक है? जैसे बाल कविता से सही उच्चारण सिखाते हैं हम बच्चों को, है ना? बच्चों को छोटी-छोटी कविताएँ पढ़ाते हैं, ठीक है? जिससे वो धीरे-धीरे भाषा को अधिक प्रभावी ढंग से सीख पाते हैं। ठीक है, भाषा शिक्षण में कहानी का महत्व क्या है? अब देखिए भाषा शिक्षण में कहानी का जो महत्व है वो कल्पना शक्ति विकसित करना। कहानियाँ जो होती हैं वो कल्पनाओं पर आधारित होती हैं, ठीक है? इस तरीके से बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अपने मन में ही यानी बच्चों के मन में काल्पनिक शक्ति का विकास होता है, ठीक है? कहानियाँ बच्चों की समझ और भाषा कौशल को भी बढ़ाती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो कल्पना शक्ति विकसित करना, ठीक है? यानी बच्चा कहानी सुन कर के स्वयं नई कहानी बनाने की चेष्टा करता है या प्रयास करता है। चलिए, प्रभावी भाषा शिक्षण के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? यानी कि अगर हमें किसी भाषा को प्रभावी बनाना है, तो उसे हमें क्या करना चाहिए? छात्रों को सक्रिय बनाना चाहिए। है ना? छात्रों को सक्रिय बनाना चाहिए। तो प्रभावी भाषा शिक्षण के लिए छात्रों को सक्रिय बनाना चाहिए। ठीक है? जब विद्यार्थी सक्रिय रहते हैं तभी भाषा सही ढंग से सीखी जाती है। अन्यथा वह चीज़ सीखी नहीं जा सकती। ठीक है? यानी ग्रुप डिस्कशन करके, है ना? किसी चीज़ का रोल प्ले करके, है ना? या तो फिर उसे प्रैक्टिकल करके बच्चों के सामने भाषा प्रभावी बनाई जा सकती है। ठीक है? चलिए आपका धन्यवाद।